11th क्लास अकाउंटेंसी चैप्टर हमारा चल रहा था विनिमय पत्र या बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पार्ट नंबर 2 हम करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉमिसरी नोट या फिर प्रतिज्ञा पत्र के बारे में। थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था इसके बारे में भी। अभी जो इसका लास्ट टॉपिक है प्रतिज्ञा पत्र का, वो है प्रतिज्ञा पत्र के पत्र या पार्टीज टू ए प्रॉमिसरी नोट। ये प्रॉमिसरी नोट हमारा जो होता है, प्रतिज्ञा पत्र जो होता है, इसमें पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, पक्ष कौन कौन से होते हैं, मतलब कौन कौन से व्यक्ति जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कार्य करते हैं। तो पहला आ जाता है लेखक या फिर मेकर। तो मेकर कौन होता है, यहाँ पर कोशिश करें इंग्लिश में इनके नाम याद रखने के। देखो, पहला व्यक्ति हो गया मेकर। मेकर मतलब मेक होता है बनाना, जो इसे बनाता है वो मेकर हो गया। लेखक हो गया, लेखक मतलब लिखने वाला। तो प्रॉमिसरी नोट के बारे में हमने पढ़ा था कि इसको वही व्यक्ति लिखता है जो कि जिसने पैसे देने होते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था कि एक दुकानदार है, उसके पास एक ग्राहक आया, ग्राहक ने सामान उधार खरीदा। जब पैसे देने की बारी आई तो उसके पास पैसा है नहीं, तो फिर उधार देने की बात आती है। तो ऐसे में क्या करता है, वो जो ग्राहक है वो कागज़ पे लिखेगा कि मैं आज से 2-3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आपको 10,000 रुपये देने का वचन देता हूँ या प्रतिज्ञा करता हूँ। और फिर वो नीचे अपने सिग्नेचर करता है उसके, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसको लिखने वाला या उसके नीचे सिग्नेचर करने वाला कौन व्यक्ति हो गया, लेखक कौन हो गया, जिसने पैसे देने हैं वो हमारा ग्राहक हो गया। मतलब पैसे देने वाला यहाँ पर लेखक होता है। और दूसरा व्यक्ति हो गया प्राप्त करता है या फिर पे, या पैसे प्राप्त करने वाला कौन हो सकता है, दुकानदार हो सकता है। या दुकानदार होगा या फिर वो नाम लिख देगा, भाई मुझे नहीं, आप मेरी जगह इसको दे देना। तो जिसका नाम लिख दिया वो प्राप्त करता हो गया, तो उसने आगे दे दिया कि इसको दे देना। तो जिस व्यक्ति का नाम भी उसमें लिखा जाएगा कि तो वो प्राप्त करता है या पेय हो सकते हैं, जिसे भुगतान प्राप्त होने का अधिकार होता है। यहाँ पर नोट देना है कि ये जो प्रतिज्ञा पत्र या प्रॉमिसरी नोट होता है, इसमें स्वीकार करता या एक्सेप्टर कोई नहीं होता। मतलब कहने का ये है कि ऐसा नहीं है जैसे प्रतिज्ञा पत्र में था कि लेखक कोई और व्यक्ति और वो स्वीकार करेगा तभी ऐसा होगा। यहाँ पर स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। जो लेखक लिख रहा है, मतलब जो ग्राहक लिख रहा है इसको, वही जब उसने साइन कर दिए तब उस पर पैसे जिसको देने हैं, मतलब दुकानदार को की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। स्वीकार तो केवल लेखक नहीं करना है कि मैंने पैसे देने, ठीक है। अब जल्दी से आते हैं इसके डिफरेंस में। प्रतिज्ञा पत्र, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा प्रॉमिसरी नोट। पहला पॉइंट आ गया लेखक या विड्रॉर। अभी हमने पढ़ा कि ऋणदाता ये लिखता है, इट प्रिपेयर्ड बाय द क्रेडिटर। मतलब दुकानदार ऋणदाता, मतलब जिसने उधार पर सामान दिया। क्रेडिटर कौन होता है, जिसने पैसे लेने होते हैं। दुकानदार ने पैसे लेने हैं तो वो इसको लिखेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। जबकि प्रॉमिसरी नोट कौन लिखता है, इसे ऋणी लिखता है, इट्स प्रिपेयर्ड बाय द डेटर। डेटर कौन व्यक्ति हो गया, जिसने पैसे देने हैं, वो लिखता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। सेकंड पॉइंट आता है इसमें, इसकी प्रतियाँ या फिर कॉपीज़। जैसे हम फोटोस्टेट करते हैं ना, कुछ कॉपीज़ हम बना लेते हैं फोटोस्टेट करके, 1 2 3 4, तो वो प्रतियाँ कहलाती हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है स्थानीय विनिमय पत्र की एक स्थानीय, मतलब यदि देश के अंदर ही हमने विनिमय पत्र बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखना है और एक्सेप्ट करना है तो उसकी एक ही कॉपी बनाई जाती है। विदेशी विनिमय पत्र, विदेशी विनिमय पत्र मतलब क्रेता या विक्रेता, सेलर या बायर, यदि फॉरेन में है, विदेश में है, तो उसकी 3 कॉपीज बनाई जाती हैं। 1 कॉपी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ लोकल bills of exchange and 3 copies for the foreign bills of exchange is prepared. प्रॉमिसरी नोट, इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट प्रतिज्ञा पत्र की बात करें, इसकी प्रत्येक दशा में एक एक प्रति को बनाई जाती है। इन ऑल द केसेस ओनली 1 कॉपी इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आ गया पक्षकार या फिर पार्टीज। कितनी पार्टीज होती हैं, कितनी कॉपीज़ होती हैं, पक्षकार कॉपीज़, पक्षकार पार्टीज़, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा जो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें 3 पार्टीज़ होती हैं। कौन कौन से व्यक्ति होते हैं विनिमय पत्र में, एक हो गया लेखक, लेखक मतलब ड्रॉर, ड्रॉर कौन हो गया, दुकानदार, जिसने पैसे लेने हैं उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा। दूसरा एक्सेप्टर, जिसने पैसे देने हैं, वो कौन था, ग्राहक था हमारा, जिसको हम यहाँ पर बोलते थे ड्राई। और तीसरा हो गया पेई, प्राप्तकर्ता, जिसने पैसे प्राप्त करने थे। तो यहाँ 3 पार्टीज हो गई। तो विनिमय पत्र के लेखक, लेनदार और देनदार, ये 3
पक्षकार होते हैं. द बिल्स ऑफ एक्सचेंज है थ्री पार्टीज, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई. In case of promissory note, there are two parties we have just discussed in the parties to the promissory note, maker and payee. प्रतिज्ञा पत्र में दो ही पक्षकार होते हैं, लेखक और लेनदार. अगला हमारा हो गया प्राप्तकर्ता या फिर पेई. अब बात करें कि प्राप्तकर्ता कौन होगा, पैसे को रिसीव करने वाला कौन होगा. तो विनिमय पत्र के लेखक और लेनदार एक ही व्यक्ति हो सकते हैं. इन केस ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, द ड्रॉर एंड द पेई में द सेम पर्सन. जैसे अगर दुकानदार ने सामान बेचा, ग्राहक ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे साइन किया और साइन करके हमारे को मतलब दुकानदार को लौटा दिया, तो और दुकानदार ने अपने पास ही रखा है. 2 महीने के बाद दुकानदार ने ग्राहक को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया और ग्राहक ने उसको पैसे दे दिए, तो पे कौन हो गया, दुकानदार स्वयं हो गया. मतलब उसी ने उधार सामान बेचा था और पैसे भी उसी को मिल गए. हो सकता है ऐसा भी, और भी बाकी केसेस होते हैं, वो नीचे हम पढ़ेंगे. तो प्रॉमिसरी नोट की हम बात करें. प्रॉमिसरी नोट में लेखक एवं लेनदार एवं प्राप्तकर्ता स्वयं एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता. इन केस ऑफ द प्रॉमिसरी नोट, मेकर कांट हिमसेल्फ बी ए पेई. मेकर कौन होता है इसमें, बनाने वाला कौन होता है. प्रतिज्ञा कर रहा है ग्राहक कि मैं पैसे दूंगा, खुद ही वो बोल रहा है मैं पैसे दूंगा और खुद ही वो पैसे प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं हो सकता. प्राप्त करने वाला हमेशा ही या तो दुकानदार होगा या कोई और व्यक्ति होगा. अगला है स्वीकृति या एक्सेप्टेंस की हम बात करें. देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिखा किसने था, दुकानदार ने लिखा, ग्राहक को बोला भाई इसके ऊपर साइन करो, लिखो स्वीकार किया मैंने. फिर वो ग्राहक अपने साइन करेगा, लिखेगा मैंने स्वीकार किया कि मैं 2 महीने के बाद पैसे दूंगा, तो दुकानदार को लौटा देता है. इसका मतलब है इसके ऊपर स्वीकृति लेना ग्राहक की आवश्यक है. ऐसा नहीं दुकानदार एक कागज़ पे लिखे कि आप मुझे 2 महीने के बाद 10,000 रुपया दोगे और फिर वो अपने पास उस कागज़ को खुद ही रख छोड़े और कोर्ट में चला जाए. कोर्ट बोलेगा उस आदमी ने स्वीकार कहाँ किया कि मैं पैसे दूंगा. तो स्वीकृति आवश्यक होती है. जबकि प्रतिज्ञा पत्र में दुकानदार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ग्राहक तो स्वयं प्रतिज्ञा कर रहा है, ठीक है, कि मैं पैसे आपको दूंगा. सो इन केस ऑफ द प्रॉमिसरी नोट, द एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द अदर पर्सन. 6 पॉइंट है दायित्व या फिर लाइबिलिटी. दायित्व या लाइबिलिटी की बात करें तो जो विनिमय, यहाँ ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, कि दायित्व या लाइबिलिटी जो है, विनिमय पत्र में लेखक का दायित्व गौण होता है. इन केस ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, द लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉर इज सेकेंडरी. सेकेंडरी मतलब गौण मतलब जो बाद में होता है. प्राथमिक पहला, प्राइमरी पहला, सेकेंडरी सेकंड, जो सेकंड नंबर पे आता है, गौण होता है. देखिए क्या हुआ, ये एग्जांपल हम समझते हैं कि जैसे मान लो कि ए दुकानदार है, ठीक है, दुकानदार है कोई और एक ग्राहक है बी. ए नाम का दुकानदार, बी नाम का ग्राहक. अब दुकानदार के पास ग्राहक आया, ग्राहक ने सामान उधार खरीदा. ड्रॉर मतलब ए जो है ड्रॉर, दुकानदार, उसने कागज़ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा, बी को बोला साइन करो, ग्राहक को बोला साइन करो, ग्राहक ने साइन करके ए मतलब दुकानदार ड्रॉर को दे दिया. अब ड्रॉर को जब वो दे दिया, 2 महीने का समय था. अब ये ड्रॉर जो ये दुकानदार जो है, ये भी तो किसी और से सामान खरीद के लाया था. तो उस व्यक्ति ने बोला भाई मुझे पैसे दो, आपने देने थे. तो दुकानदार बोलता है भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, 2 महीने के बाद पैसे आने हैं मेरे पास. आप ऐसा करो, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ज़रूर है मेरे पास 10,000 का, वो आप रख लो, 2 महीने के बाद आप पैसे ले लेना. तो ए ने क्या किया, सी, ठीक है, सी कोई दुकानदार जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर, उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया. अब यहाँ पर ए दुकानदार, बी ग्राहक और सी उसका भी दुकानदार जिसने उसके पैसे देने थे वो हो गया, ठीक है. अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 महीने के बाद सी के पास पड़ा हुआ था ना, तो सी जो था वो ग्राहक के पास गया, बी के पास गया 2 महीने के बाद, भाई ये आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये ने मुझे दिया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आप मेरे को इसको ही पैसे दे दो, ठीक है. तब क्या हुआ कि जो बी व्यक्ति है, ग्राहक है, वो बोलता है कि मैं पैसे नहीं दे सकता, या मेरे पास पैसे नहीं है, या मैंने नहीं देने, मुकर जाता है. अब जब मुकर गया बी व्यक्ति, ग्राहक जब मुकर गया पैसे देने से, तो अब क्या होगा, मतलब सी व्यक्ति जिसके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, वो सबसे पहले किसके पास गया पैसे लेने के लिए, बी के पास, ग्राहक के पास, क्योंकि उसने ही स्वीकार किया था, उसने ही पैसे देने थे. तो फर्स्टली हम किसके पास जाते हैं, ग्राहक के पास जाते हैं, ड्रॉई के पास जाते हैं, बी के पास जाते हैं. अगर बी नहीं देगा तब फिर हम ए के पास जाएंगे.
ठीक है, हम ए के पास जाएंगे, ए को जाकर बोलेंगे कि भाई देखो ये आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया था, इसके पैसे तो उसने मुझे दिए नहीं, अब आप ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रखो, जो मर्जी करो, मेरे 10,000 रुपये मुझे आप दे दो। ठीक है, तो मतलब पहले वो गया प्रथम वो गया ग्राहक के पास, द्वितीयक मतलब दूसरी बार वो जाता है सेकेंडरी लेवल पर, वो जाता है गौण, किसकी लाइबिलिटी हो गई। अब जब बी ने नहीं दिया, ग्राहक ने नहीं दिया, तब हम जाएंगे दुकानदार के पास, ये आपने दिया था भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपने मेरे 10,000 रुपये देने थे, अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप पकड़ो और मेरे 10,000 रुपये दो। तो लाइबिलिटी दुकानदार मतलब एक ही कब बनी, जब बी ने पैसे नहीं दिए, तो ये सेकेंडरी हो गया। जबकि प्रोमिसरी नोट के केस में लाइबिलिटी जो होती है प्रोमिसरी नोट की, वो हमेशा प्राइमरी होती है, ग्राहक ने पैसे देने, बस उसी के पास हमें जाना है, इसलिए उसकी लाइबिलिटी, उसकी जिम्मेवारी हमेशा फर्स्ट रहती है। संबंध 7th पॉइंट हमारा है रिलेशन। विनिमय पत्र के लेखक का संबंध सीधा ही स्वीकारकर्ता से होता है। ड्रॉर हैज़ अ रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन विद एक्सेप्टर। ड्रॉर मतलब दुकानदार, उसका सीधा संबंध किसका है, ग्राहक के साथ होता है, क्योंकि ग्राहक को ही उसने सामान बेचा है। जब हम प्रतिज्ञा पत्र या प्रॉमिसरी नोट की बात करें, तो प्रतिज्ञा पत्र के लेखक का सीधा संबंध किससे होता है, यहाँ पर जिसने पैसे देने हैं। ठीक है, तो मेकर रिलेशन इज डायरेक्ट विद द पे इन द प्रॉमिसरी नोट। यहाँ पर प्रतिज्ञा करने वाले का सीधा संबंध दुकानदार से है, या फिर जिसको पैसे देने हैं उसके साथ होता है। अब देखो एक और चीज़ आ गई जो हमने अभी पढ़ी थी, अप्रतिष्ठा की सूचना, इन्फॉर्मेशन ऑफ डिसऑनर। वैसे डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं डिसऑनर या प्रतिष्ठा क्या चीज़ होती है। देखो, ऑनर होता है इंग्लिश का वर्ड सम्मान, ऑनर ऑनर जो वर्ड इंग्लिश का है इसका मतलब होता है सम्मान। डिसऑनर जो होता है इसका मतलब होता है अपमान। ठीक है, ऑनर सम्मान और डिसऑनर अपमान। यहाँ पर अपमान को हम अप्रतिष्ठा बोल रहे हैं, प्रतिष्ठा भी सम्मान होता है, हिंदी का वर्ड जो प्रतिष्ठा है उसका मतलब भी सम्मान होता है, और अप्रतिष्ठा बोल दिया जाए तो इसका मतलब अपमान होता है। तो अपमान की प्रतिष्ठा या इंफॉर्मेशन ऑफ द डिसऑनर या अप्रतिष्ठा की सूचना, इसका मतलब ये हुआ कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, अब वहाँ पर डिसऑनर कहाँ से आ गया। देखें, एक ग्राहक ने एक दुकानदार ने ग्राहक के ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा, ठीक है, कि भैया आप 2 महीने के बाद मुझे पैसे दोगे। ग्राहक ने उसके ऊपर लिख दिया, ठीक है मुझे स्वीकार है, मैं 2 महीने के बाद आपको पैसे दे दूंगा। ठीक, अब यदि 2 महीने होते हैं और हम ग्राहक के पास उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेके जाते हैं, भाई ये पकड़ो अपना कागज़, ये संभाल लो, आपने पैसे देने थे, मेरे पैसे आप दे दो। तो यदि ग्राहक उसके पैसे दे देता है 2 महीने के बाद, तो हम कहेंगे उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सम्मान किया, ऑनर किया। ठीक है, और यदि ग्राहक मुकर जाता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता, या मैं नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, इसका मतलब है उसने अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अपमान किया। तो अपमान करने को हम बोलते हैं डिसऑनर या अप्रतिष्ठा करना। तब क्या हुआ कि हमने, जैसे हमने बोला, इन केस ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्यूटी of the bearer to inform the drawer and all the endorsers in case if the bill is dishonored। विनिमय पत्र की स्थिति में अप्रतिष्ठित हो जाने पर धारक का यह कर्तव्य है कि वो लेखक व समस्त पृष्ठकांकों को इसकी सूचना दे। अब इसका मतलब समझो क्या हुआ। जैसे एग्जांपल हमने पहले लिया था कि ए दुकानदार है, उसने बी ग्राहक को सामान बेचा, तो ए ने बी के ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा, बी ने उसको स्वीकार किया, एक्सेप्टेड लिख के साइन किया और वापस ए को लौटा दिया। ए ने सी के पैसे देने थे, तो उसके बदले में ए ने क्या किया, सी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया। अब सी ने आगे डी के पैसे देने थे, उसने डी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया। डी ने ई के पैसे देने थे, उसने ई को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया। तो ऐसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज आगे से आगे बहुत सारे लोगों तक चलता रहा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज आखिर में जाकर ई के पास पहुंच गया था। अब ई व्यक्ति के पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ई व्यक्ति क्या करेगा, 2 महीने के बाद किसके पास जाएगा, ग्राहक के पास जाएगा, भाई ये आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, पैसे दो। ठीक है, तो अब ग्राहक जो है वो पैसे देने से इनकार कर देता है, मतलब हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है। तब डिसऑनर हो गया ई, तो वापस आ गया क्योंकि बी ने पैसे नहीं दिए। तो ई क्या करेगा, अब डी के पास जाएगा, भाई ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने दिया था, पैसे नहीं मिले, पकड़ो इसको, मुझे पैसे दो। ठीक है, अब डी क्या करेगा, क्योंकि डी को किसने दिया था, सी ने दिया था, तो डी सी को देगा, भाई ये पकड़ो अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मेरे को पैसे दो, इसके पैसे नहीं मिले, अपना संभालो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे करना है वैसे करो। ठीक है, अब वो सी ने डी को पैसे दे दिए, पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसके पास आ गया, सी के पास आ गया। सी ने किससे लिया था, ए से लिया था। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर ए से लिया गया था, तो ऐसी स्थिति में
सी ए को बिल्स ऑफ एक्सचेंज देगा। वो उसको बोलेगा भाई ये पकड़ो अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मेरे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पैसे दे दो। तो कहने का मतलब है ई व्यक्ति ने डी को बताया कि डिसऑनर हो गया, डी सी को बता रहा है, सी ए को बता रहा है। तो आगे आगे हमारे को ये सूचना देनी पड़ती है कि भाई आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया। There's no need to give the information of the dishonor to the maker in case of the promissory note। प्रतिज्ञा पत्र में अप्रतिष्ठा की सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि हम प्रॉमिसरी नोट की बात करें तो उसमें हमें सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती। ए जो है बी ग्राहक को ये सूचना नहीं देगा कि आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया। क्यों? क्योंकि बी व्यक्ति ने तो खुद ही पैसे देने हैं और वही मुकर रहा है, तो उसको क्या बताना। जिस व्यक्ति ने पैसे देने हैं वही मुकर गया, तो उसको तो पहले ही पता है मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ, तो यहाँ पर डिसऑनर की सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती। अगला पॉइंट हमारा है नोटिंग। नोटिंग के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब देखो, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, मुकर गया, ग्राहक पैसे नहीं दूंगा, तब हमारे पास एक ही तरीका बचता है कि हम कोर्ट में जाएं और कोर्ट में अदालत में जाएं और अदालत में जाकर जज को बोलें कि भाई ये हमारे पैसे नहीं दे रहा, हमारे पैसे दिलवाओ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पर अदालत ऐसी भी हमारी बात नहीं मानती, वो किसी भी वकील को बोलेगी वकील से गवाही दिलवाओ। तो हम वकील के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं भाई हमारे पैसे नहीं दिए। खास टाइप का एक ऑफिसर वकील अपॉइंटेड होता है वहाँ पर। तो वकील बोलता है ठीक है, मैं चेक करता हूँ कि पैसे उसने दिए कि नहीं दिए। तो उसको फिर वो जाता है बी के पास, ग्राहक के पास, कि भाई ड्रॉई के पास कि पैसे दो। ठीक है, और यदि वो पैसे नहीं देता है तो फिर उसमें वो लिख देगा हाँ वाकई बी ने पैसे नहीं दिए, अब इसके खिलाफ़ केस किया जाए। तो ये जो अधिकारी है, उस वकील है, उसको हम नोटरी ऑफिसर बोलते हैं। और ये जो गया और जाके बी के पास पता किया इसने, तो इस के बदले में वो पैसे लेता है, जिसको नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। ठीक है, तो नोटिंग का मतलब है वकील के पास जाना। तो अप्रतिष्ठित हो जाने पर इसकी नोटिंग करवाई जाती है, मतलब वकील के पास समझाते हैं इन केस ऑफ द डिसऑनर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज द नोटिंग इज डन इन द केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट या प्रतिज्ञा पत्र की बात करें, प्रतिज्ञा पत्र में नोटिंग की आवश्यकता नहीं होती। नोटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्रॉमिसरी नोट। अगला है नेचर या फिर प्रकृति। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है, इसमें दुकानदार आदेश देता है ग्राहक को कि आप हमारे को पैसे दोगे। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज गिव्स ऑर्डर टू पे विदाउट एनी कंडीशन। भुगतान का आदेश दिया जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, जबकि प्रतिज्ञा पत्र में ग्राहक जो है वो प्रतिज्ञा करता है। इसमें भुगतान का वचन या प्रतिज्ञा होती है। देयर इज अ प्रॉमिस टू पे द सर्टन सम ऑफ मनी। अगला है आदेश होती है या प्रतिज्ञा, ऑर्डर और द प्रॉमिस। सेम एक्सप्लेनेशन यही आएगी। तो पॉइंट नंबर हमारा जो 11 है वो इसकी एक्सप्लेनेशन सेम है, जो ऊपर लिखा है वही यहाँ पर आ जाएगा। अगला है स्टैम्प मुद्रांकन या फिर स्टैम्प ड्यूटी। मांगने पर देय विनिमय पत्र पर मुद्रांकन की आवश्यकता नहीं होती। बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच इज़ पेबल ऑन डिमांड नीड नॉट बी स्टैम्प्ड। पेबल ऑन डिमांड का मतलब होता है कि जब हम ग्राहक हमारे पास आया, उसने बोला भाई मैं पैसे 2 दिन के बाद आपको दे दूंगा, 2 दिन के बाद जब मर्जी आप पैसे ले लेना। तो इसका मतलब है कि ऐसा एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया जब उसने बोला है कि मांगने पर दे, जब मांगोगे तब मैं आपको दे दूंगा, 2 दिन का समय मुझे दो बस केवल। ठीक है, तो ये जो हो गया मांगने पर दे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, इस पर स्टैंप लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि प्रॉमिसरी नोट हमारा जो होता है, इसमें हर कंडीशन पर, चाहे जैसे मर्जी प्रकार का प्रॉमिसरी नोट हमारा हो, उसको स्टैंप अवश्य ही लगाने पड़ती है। स्टैंप ड्यूटी इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब आते हैं इसके अगले टॉपिक पर, जो हमारा है अनुग्रह दिवस या डेज ऑफ ग्रेस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला आ गया हमारा अनुग्रह दिवस या डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है? जैसे एग्जांपल देखें, यहाँ पर हमने दिया कि 1 जनवरी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया था, 2 महीने का समय उसने मांगा। ठीक है, कि 2 महीने मुझे दे दो, 2 महीने के बाद मैं इसके पैसे दे दूंगा। अब जब 2 महीने पूरे हो जाते हैं, तो 1 जनवरी के बाद 2 महीने कब हुए? 1 जनवरी से 1 फरवरी तक 1 महीना, 1 फरवरी से 1 मार्च तक 1 महीना, मतलब 2 महीने कब हो गए हमारे? 1 मार्च को हो गए। अब यहाँ पर ये बोला जाता है कि जब हम 1 मार्च उसकी आई है पेमेंट करने की, तो सरकार ने एक नियम बनाया कि देखो जब उसकी देय तिथि आएगी, मतलब जब जिस तारीख को उसने पैसे देने देने हैं, ठीक है, तो उसमें हम उस टाइम पर कि 2 महीने का समय था, तो हम उसको 3 दिन देंगे एक्स्ट्रा, कि भाई 3 दिन के अंदर पैसे का आप इंतज़ाम कर लो। ठीक है, तो जो देय तिथि बनती है
मतलब जब उसके 2 महीने पूरे होते हैं या 3 महीने पूरे होते हैं उसके बाद उसे 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं पैसे का इंतजाम करने के लिए। तो इसे बोला जाता है अनुग्रह दिवस या डेज ऑफ ग्रेस। हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें सीधा ही हम इन शब्दों का ही प्रयोग करेंगे, डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, तो अनुग्रह दिवस या डेज ऑफ ग्रेस क्या हो गए? 3 दिन एक्स्ट्रा देना। तो जैसे अभी एग्जांपल हमने लिया, 1 जनवरी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा, 2 महीने हमने उसको एक्स्ट्रा दिए, 1 जनवरी से 2 महीने हो गए 1 मार्च, और 3 दिन एक्स्ट्रा हमने जोड़ दिए, तो 1 मार्च से 3 दिन और जोड़े तो कितनी हो गई? 4 मार्च। ठीक है, अगला आ गया भुगतान की तिथि, डेट ऑफ मेच्योरिटी या डेट ऑफ पेमेंट या फिर ड्यू डेट। ठीक है, कुछ भी बोला जाता है, डेट ऑफ मैच्योरिटी, डेट ऑफ पेमेंट या फिर ड्यू डेट। ड्यू डेट मतलब जिसमें पेमेंट ड्यू हो चुकी, जिसमें पेमेंट देनी है, तो भुगतान की तिथि कौन सी तारीख को पेमेंट देनी है, उसे डेट ऑफ मैच्योरिटी कहा जाए। बिल्स हमारा एक्सचेंज हमारा मैच्योर हो गया। देखें यहाँ पर डेट ऑफ मैच्योरिटी कौन सी हो गई? ऊपर का केस जो हमने लिया कि 1 जनवरी है, 2 महीने है, 3 दिन ग्रेस के जोड़ दिए तो 4 मार्च डेट ऑफ मैच्योरिटी हो गई। परंतु कानून के अनुसार थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन या कुछ एक इंस्ट्रक्शन और हमारे को दी गई है। देखिए नोट के तौर पे हमने दी है, यदि डेट ऑफ मैच्योरिटी किसी गजटेड हॉलीडे पे पड़ती है। गजटेड हॉलीडे कौन सा होता है? जो सरकार ने डिक्लेयर किया। पब्लिक हॉलीडे या बैंक हॉलीडे या फिर संडे को अगर डेट ऑफ मैच्योरिटी आती है तब क्या होगा? क्योंकि उस दिन तो छुट्टी है। ठीक है, तो उस दिन पेमेंट के लिए बोला गया कि अगर ये हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी किसी गस्ट्रल हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे, बैंक हॉलीडे, संडे इत्यादि को पड़ती है, तो डेट ऑफ मैच्योरिटी तो जो है वो 1 दिन पहले होगी। मतलब ऊपर का केस यदि हम देखें, जैसे 4 मार्च को अगर मान लो कि संडे होता है, कोई गस्ट्रल हॉलीडे हो जाता है, कोई छुट्टी हो जाती है उस दिन सरकार की तरफ से, तो उसमें 1 दिन पहले वो पेमेंट देगा। क्यों? गस्ट्रल हॉलीडे जो होता है उसके बारे में तो सबको पता होता है पहले से ही। ठीक है, कि भाई इस दिन छुट्टी होने वाली है, 1 साल का कैलेंडर तो पहले ही आ जाता है। ठीक है, तो ग्राहक को पता है कि उस दिन छुट्टी होनी है, तो पहले 1 दिन पहले ही वो उसके पैसे उसको दे दे। ठीक है, क्योंकि जो भी काम होता है ऑफिशियल डेज में होता है, तो 1 दिन पहले माना जाएगा। इस केस में कितना हो गया? 4 मार्च अगर है हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी या ड्यू डेट, तो हम क्या कहेंगे? 1 दिन पहले कौन हो गया? 3 मार्च। अब सेकंड केस देखो, यदि डेट ऑफ मैच्योरिटी किसी इमरजेंसी हॉलीडे को पड़ती है। इमरजेंसी हॉलीडे का मतलब हो गया अचानक से हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, पहले से डिक्लेयर नहीं था, पहले नहीं पता था। ठीक है, अचानक से छुट्टी हो गई उस दिन, जैसे किसी नेता की मृत्यु हो गई, गवर्नमेंट ने एकदम से छुट्टी कर दी, तो ये देती थी या डेट ऑफ मैच्योरिटी जो है वो 1 दिन बाद मानी जाएगी, क्योंकि ग्राहक को भी नहीं पहले पता था, दुकानदार को भी पहले नहीं पता था। तो 1 दिन बाद का मतलब क्या हो गया? अगर ये 4 मार्च को देनी थी तो हमने उसको 1 दिन का टाइम देते हैं, चलो ये तो एकदम से हो गई, उसका आपको पता नहीं था, तो अगले दिन आप दे देना, तो 5 मार्च हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यदि डेट ऑफ मैच्योरिटी जिस दिन पड़े वह दिन हो ही ना। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कि 30 जनवरी को हमने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा और 1 महीने के लिए लिखा, तो 1 महीना कब हो जाएगा? 30 जनवरी से 30 फरवरी, पर 30 फरवरी तारीख तो होती नहीं। तो इस ऐसी केस में क्या किया जाएगा कि जो भी उस महीने का अंतिम दिन होगा, तो अंतिम दिन 30 जनवरी का अंतिम दिन कौन सा था? 30 जनवरी। 30 जनवरी को लिखा तो 1 महीना माना जाएगा, ये 29 फरवरी 2020 में हुआ पूरा। ठीक है, तो ये 2020 में शायद 29 डेज थे, तो 29 डेज 29 फरवरी मानी जाएगी, 3 दिन ग्रेस के जोड़ देंगे तो 3 मार्च तिथि इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब अगला आता है, ये 1-2 प्रकार के बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम देख लें। तो पहला हमारा आ गया दर्शनी विनिमय पत्र, बिल्स एट साइट। साइट मतलब देखना, और दर्शनी मतलब जिसको देखा जा सके। कहने का मतलब है ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं जिससे ही कोई व्यक्ति बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके हमारे पास आएगा, दिखाएगा हमारे को, हमें पेमेंट करनी होगी। हम इसको मांग पर दे भी बोलते हैं। जैसे किसी ने मांगा तो वो हमारे को देना होगा। भुगतान के लिए जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे पास लेके आएगा, पेमेंट के लिए लेके आएगा, हमारे को इसके पैसे देने हैं। इसमें डेज ऑफ ग्रेस नहीं जोड़े जाते, क्योंकि दर्शनीय है, मतलब जब भी वो दिखाएगा हमारे को भाई ये लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तभी हमारे को एकदम से उसकी पेमेंट देनी होगी, इसलिए हमारे को डेज ऑफ ग्रेस नहीं दिए जाते। तो इन विनिमय पत्र के ऊपर दर्शनी या एट साइट वर्ड का प्रयोग होता है। प्रस्तुति पर लिखा जाता है या ऑन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन भी प्रेजेंट करना होता है, किसी को देना कि भाई ये पकड़ो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पैसे दो, या फिर मांग पर दे शब्द लिखा होगा उस पर, पेबल ऑन
डिमांड, कि जैसे कोई डिमांड करेगा हमें देना होगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग इसके ऊपर होता है। अगला हमारा है बिल आफ्टर डेट। ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं अलग अलग, वही हम डिस्कस करें। तिथि के पश्चात विनिमय पत्र, बिल आफ्टर डेट, कि लेखन तिथि की निश्चित अवधि के पश्चात ही देय होगा। तो बिल आफ्टर डेट का मतलब है तिथि के पश्चात, इस डेट के बाद। तो किस डेट के बाद? जिस डेट को बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया, ठीक है। तो लेखन तिथि के बाद, जब उसने बोल दिया ना बिल आफ्टर डेट, तो डेट कौन सी हो जाएगी? लिखने की तारीख। तो यहाँ पर जिस तारीख को बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया तो उसकी निश्चित अवधि के पश्चात ही इसकी पेमेंट होनी होती है। जब हम इसका पीरियड कैलकुलेट करते हैं कि 1 मंथ या 2 मंथ का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो अवधि की गणना जो है लेखन तिथि से प्रारंभ की जाती है। इसमें डेज ऑफ ग्रेस जोड़े जाते हैं। लेखन तिथि, जैसे एग्जाम्पल हमने ऊपर लिया था, 1 जनवरी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया, चाहे उसके ऊपर एक्सेप्टर जो है ग्राहक ने साइन 15 जनवरी को क्यों नहीं किए, ठीक है, और 2 महीने का बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, तो ये कब ड्यू होगा? 2 महीने आफ्टर ड्यू, मतलब 2 महीने के पश्चात दे है, तो दे तिथि इसमें कब मानी जाएगी? 4 मार्च मानी जाएगी। कैसे? 2 महीने हो गए, 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना, फरवरी से 1 मार्च 2 महीने, और 3 दिन और ग्रेस के जोड़ दो तो 4 मार्च आ गया, ठीक है। अब अगला आता है दर्शन के पश्चात विनिमय पत्र, बिल आफ्टर साइट। अब दर्शन के पश्चात विनिमय पत्र, बिल आफ्टर साइट का क्या मतलब होता है? आफ्टर साइट बोला है उसने, ठीक है, आफ्टर डेट नहीं बोला। दर्शन के पश्चात, देखने के बाद, ठीक है। तो देखो इसमें जो अवधि की गणना है वो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से की जाती है, देखने के बाद, दर्शन के पश्चात। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो था लिखा गया दुकानदार ने, कब लिखा? 1 जनवरी को, पर उसने एक्सेप्ट करने के लिए उसको कब दिया? ग्राहक को। ग्राहक को एक्सेप्ट करने के लिए उसने उसको दिया ये 15 जनवरी को, ठीक है। 15 दिन के बाद वो ग्राहक को उसने दिया, बोला लो इसको एक्सेप्ट करो। तो ग्राहक ने कब देखा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज को? 15 को। तो इसका मतलब ये तारीख 15 से शुरू होगा। तो इसकी गणना जो है वो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से शुरू होगी, 3 दिन ग्रेस के दिए जाएंगे। तो बिल वाज मेड ऑन 1 जनवरी, हमने डिस्कस किया कि 1 जनवरी को बिल बना था। एक्सेप्टेंस वाज ऑन 15 जनवरी, 15 जनवरी को ग्राहक ने उसको एक्सेप्ट किया था। सो द पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम 15 जनवरी, 15 जनवरी से ये स्टार्ट होगा। 15 जनवरी के बाद 15 फरवरी और 15 मार्च, 15 मार्च में 3 दिन ग्रेस के जोड़ो तो 18 मार्च आ गया। यहाँ पर 18 मार्च जो है इसकी डेट होगी। इसके बाद देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका है कि विनिमय पत्र के प्रयोग, डिफरेंट यूजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्या प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट इसमें दिया गया भुगतान की तिथि, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हर क्वेश्चन में यूज़ होगा, इसलिए बहुत ध्यान से इन पॉइंट को समझो। 4 केस होते हैं हमारे पास। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको 4 तरीके से उसको हम अपने पास रख सकते हैं। पहला, भुगतान की तिथि तक प्राप्य विपत्र को अपने पास रखना, रिटेनिंग द बिल टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी। रिटेन करने का मतलब होता है अपने पास रखना, ठीक है। भुगतान की तिथि, डेट ऑफ मैच्योरिटी, भाई डेट ऑफ मैच्योरिटी तक हमने माल, जो दुकानदार है उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अपने पास रखा। जैसे ऊपर देखो हमने क्या एग्जांपल लिया था, 1 जनवरी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा, 2 महीने का बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, 3 दिन ग्रेस के जोड़े थे तो 4 मार्च आया था। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया, दुकानदार के पास ग्राहक आया, उसने सामान खरीदा, दुकानदार ने 1 जनवरी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा, डेट ऑफ मैच्योरिटी कब हो गई? 4 मार्च। 4 मार्च तक दुकानदार ने बिल्स अपने पास रखे और उसके बाद में उसने ग्राहक को दिया कि लो पकड़ो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और मेरे पैसे दे दो। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिटेनिंग द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, भुगतान की तिथि तक विपत्र को अपने पास रखना, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को उसने अपने ही पास रखा था। दूसरा सेकंड केस क्या हमने पढ़ा था, एग्जांपल हमने पहले भी लिया था कि भुगतान की तिथि से पूर्व ही प्राप्य विपत्र को बैंक से भुना लेना, डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम द बैंक बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मतलब समझो उसका क्या हुआ, ये आपने वर्ड याद कर लेने पॉइंट, ठीक है। तो पहला क्या, दूसरा केस क्या हो गया कि जैसे ही 1 जनवरी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ग्राहक ने साइन किया और बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमें दिया, हमने तुरंत वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिया और ले जाकर बैंक को दिया और बैंक से उसके पैसे ले लिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर 10,000 रुपये का है, बैंक ने अगर 500 रुपये काट लिए, तो बैंक ने हमारे को 9,500 रुपीज़ दे दिए, ठीक है। और बैंक ने हमारे को पैसे दे दिए और बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक ने रख लिया। तो इसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग द बिल, बैंक ने डिस्काउंट काट लिया, तो डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम द बैंक, ठीक है।
बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। जैसे ही बिल मिला तभी हमने इसको डिस्काउंट करवा लिया। अब थर्ड केस क्या हो गया, भुगतान की तिथि से पूर्व ही प्राप्य विपत्र को किसी अन्य व्यक्ति को बेचान कर देना, एंडोर्सिंग द बिल बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी टू सम अदर पर्सन। जैसे अभी एग्जांपल हमने लिया था, ए ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बी के ऊपर लिखा ग्राहक के ऊपर, पर सी व्यक्ति के पैसे दुकानदार ने देने थे तो उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज सी को दे दिया, ठीक है। सी ने आगे डी को देने थे, डी को दे दिया। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर हम किसी और व्यक्ति को दे रहे हैं, इसको हम एंडोर्स करना या बेचान करना कहते हैं, ठीक है। तो जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे तिथि या डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले दुकानदार किसी और को दे देता है तो उसे एंडोर्स करना कहा जाता है। हम किसी और को दे सकते हैं, ये थर्ड केस हो गया। चौथा केस होता है भुगतान की तिथि से पूर्व ही प्राप्य विपत्र को बैंक में संग्रह के लिए भेजना, सेंडिंग द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ध्यान से समझो, पॉइंट नंबर 2 में भी हमने बैंक के से डिस्काउंट करवाया था, यहाँ पर केवल फ़र्क कितना है कि जो फोर्थ केस है इसमें क्या होता है, भुगतान की तिथि से पूर्व। जैसे 4 मार्च हमारी भुगतान की तिथि है कि उससे पैसे लेने हैं, हमने 4 मार्च को या 3 मार्च को हम बैंक में गए, बैंक को जाके बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, बोला कि ये लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बी व्यक्ति से ग्राहक से पैसे लेके आओ और मेरे खाते में जमा कर दो, ठीक है। तो बैंक जाएगा पैसे लेने के लिए, उससे पैसे लेगा और ए के खाते में, दुकानदार के खाते में जमा कर देगा। तो यहाँ पर हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक को दिया, पर क्यों दिया, फॉर कलेक्शन, कि उसका पैसा कलेक्ट करो, इकट्ठा करके मेरे खाते में जमा कर दो, ठीक है।